हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 26 ऑफ नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर, इट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट हैपेंड, अभी हम बात करें तो जुलाई में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया था कि भैया ऑल इंडिया कोटा पूल के अंदर नीट एग्जामिनेशन में 27% सीट रिजर्व्ड रहेंगी ओबीसीज के लिए, और 10% रिजर्वेशन जो है वो ईडब्ल्यूएस लोगों को दिया जाएगा, मतलब पर्सन बिलोंग टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। नाउ वन ऑफ द पिटिशनर हैज फाइल्ड अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि भैया आप ठीक है, आप रिजर्वेशन दे रहे हो ओबीसीज के, पता है कि भाई कौन ओबीसीज में आता है, क्योंकि सब लोग कास्ट लिस्ट निकलती है तो भाई ये कास्ट लिस्ट में ये पर्सन आया तो ये ओबीसी का है, उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बट आपने ईडब्ल्यूएस में जो क्राइटेरिया दे रखा है 8 लाख की एनुअल इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी इनकम, तब जाके ईडब्ल्यूएस में आओगे। तो ये 8 लाख है क्या ये इनकम क्राइटेरिया? इसको आप पूरे तरीके से क्लैरिफिकेशन दीजिए कि 8 लाख की इनकम का मतलब क्या है, फादर की इनकम, मदर की इनकम, और 8 लाख मतलब कौन कौन सोर्सेस से इनकम आएगी। अब इसी चीज को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया गवर्नमेंट को, कल नहीं वैसे बहुत पुरानी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि भैया आप 8 लाख की इनकम को लेकर आप बताओ ना, क्लैरिफिकेशन दो। तो उसमें कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हमें इनकम क्राइटेरिया को लेकर जो ईडब्ल्यूएस कोटा में दिया हुआ है 8 लाख रुपीज, हमें उसको रिविजिट करना पड़ेगा, उस क्राइटेरिया को रिविजिट करना पड़ेगा, जिसके चलते हम क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे उन सारे लोगों को, अफेक्टेड पार्टीज को। द गवर्नमेंट हैव टू रिविजिट, और जिसके लिए हमें 4 हफ्ते का टाइम चाहिए। तो गवर्नमेंट हैज आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट फॉर 4 वीक्स about the clarification on the income criteria for the EWS quota. Moving further, so what happened? So फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक थिंक टैंक है, तो हर मिनिस्ट्री का एक थिंक टैंक होता है जो उनके लिए पॉलिसी फ्रेम करता है, जो उनके लिए डेटा कलेक्ट करता है। तो उनका एक थिंक टैंक है एनआईपीएफपी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। उसने बताया कि देखो अभी जीएसटी की हम बात करें तो जीएसटी में जो अभी टोटल स्लैब्स हैं, है ना, ओ सॉरी, टोटल नंबर ऑफ वो है टैक्सेस हैं, रेट्स हैं, वो 4 हैं अभी, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर से रैशनलाइजेशन नहीं आ पाता, तो हमें रेट्स को कम करना होगा। जो भी 4 रेट्स है उन 4 रेट्स को 3 रेट्स पे लाना होगा, 8%, और जो 12 और 18% है उनको मर्ज करके ओवरऑल 15% निकालेंगे, और 28% को हम लोग 30% में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 3 रेट्स रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर बोला था कि अगर आप ऐसा करते हो तो हमें रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। तो फिर ऑथर ने बताया कि देखो, अगर आप मल्टीपल रेट्स लेके आओगे ना, बहुत सारे मल्टीपल रेट्स लेके आओगे तो आपको रेवेन्यू का लॉस होगा। बट अगर आप नंबर ऑफ रेट्स कम करके रखोगे, जैसे कि 8%, 5% को आपने 8% में कन्वर्ट कर दिया, आपने 12 और 18% को मर्ज करके 15% कर दिया, 28% को 30% कर दिया, तो आपको रेवेन्यू लॉस नहीं होगा बल्कि रेवेन्यू गेन हो जाएगा। ये चीज गवर्नमेंट को उन्होंने बताई। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो मनरेगा का हमने पढ़ा था इशू कि मनरेगा में जो बजट में अमाउंट था, बजट जो अलोकेट किया गया था मनरेगा के थ्रू, वो पैसा कम पड़ गया। तो फिर गवर्नमेंट ने पहले ही 10,000 करोड़ रुपीस इंटरम रिलीफ प्रोवाइड कर दी थी, क्योंकि बीच पीरियड में जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो आप बजट में पैसा अलोकेट नहीं कर सकते किसी स्कीम में, है ना, क्योंकि वो पैसा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, और कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए पार्लियामेंट को बिल पास करना पड़ेगा। पार्लियामेंट तो अभी सेशन में नहीं है, तो लेकिन गवर्नमेंट के पास, कैबिनेट के पास अथॉरिटी होती है एक इंटरिम रिलीफ देने की, कुछ अमाउंट देने का, और वही अमाउंट मनरेगा में गवर्नमेंट ने अलोकेट कर दिया। कितना? 10,000 करोड़ रुपीज। आप लोगों को लग रहा होगा 10,000 करोड़ रुपीज इतना छोटा, हाँ, तो मतलब अगर कंट्री के बजट के हिसाब से बात करें तो 10,000 करोड़ रुपीज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। लाखों करोड़ों का बजट होता है ना, तो उसमें 10,000 करोड़ रुपीज उसका कुछ सिंगल डिजिट का परसेंटेज होगा। तो इतना तो कैबिनेट के पास पावर होती है, कितना वो पैसा दे सकता है अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो। और मनरेगा में इमरजेंसी की सिचुएशन है, क्योंकि माइनस में चल रहा है, मतलब लोगों को वेजेस नहीं मिले अभी तक जो उन्होंने काम कर लिया है। मूविंग फर्दर, सो हम सिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को पूरे तरीके से स्किप करेंगे। मूविंग टूवर्ड्स द स्टेट पेज,
सो व्हाट हैपन, नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस चीफ है, उन्होंने बोला है कि भाई ड्रग मैनेज को लेकर, अगर ड्रग मैनेज को लेकर जो एसआईटी बैठी थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशल एसटीएफ सॉरी स्पेशल टास्क फोर्स जो बनी थी ड्रग मैनेज को लेकर, और उसने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी, अगर वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक नहीं करेगी तो मैं इंडेफिनिट फास्ट में बैठ जाऊंगा, इंडेफिनिट प्रोटेस्ट में बैठ जाऊंगा। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट मतलब अपनी ही पार्टी की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी, अर्ज किया है, नॉट रिक्वेस्ट, एक तरीके से हम थ्रेट बोल सकते हैं इसको, थ्रेटन किया है कि अगर भैया आपने पब्लिक नहीं करी ना एसटीएफ की रिपोर्ट, तो हम इंडेफिनिट फास्ट में बैठ जाएंगे। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन दी स्टेट पेज, सो व्हाट हैपन, सो कल हमारे नरेंद्र मोदी ने जेवर बेसिकली बात करें तो जेवर इज एन एरिया इन दी वेस्टर्न यूपी, जहां पर उन्होंने इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया। ओके, सो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर, देखा जाए तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा और सेकंड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। ओके, ग्रीनफील्ड का मतलब, क्योंकि जब भी आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हो तो फॉरेस्ट एरिया को आपको हटाना पड़ता है ना, तो फॉरेस्ट एरिया को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो कल एक रिपोर्ट निकल के आई थी एंड रिपोर्ट इज अबाउट दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसमें 6 लाख हाउस होल्ड्स में सर्वे किया गया और उसमें स्टेट वाइज रिपोर्ट निकाली गई। आज पे एक एडिटोरियल भी है, तो अपन उस एडिटोरियल को अपन डिस्कस भी करेंगे। तो उसमें यह बताया गया था कि देखो, रिपोर्ट्स में बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन एक बात जो थी उसमें यह बताया गया था तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड, कि तमिलनाडु स्टेट की हम बात करें तो तमिलनाडु स्टेट में जो सेक्स रेशियो है वो 900 से भी कम है, मतलब 867 निकल रहा है सेक्स रेशियो, मतलब आउट ऑफ 1000 मेन देयर आर 867 विमेन। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस डेटा को अपोज किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने बोला कि हम 5 साल की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं 2015 से, और 2015 से पता लग जाएगा कि जो एवरेज है ना सेक्स रेशियो का वो 900 के ऊपर है। तो जो रिपोर्ट और जो डेटा दिया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अबाउट दी सेक्स रेशियो को लेकर इन द सर्वे अबाउट तमिलनाडु स्टेट, वो गलत है, क्योंकि हमारा जो सर्वे बताता है, रियल टाइम सर्वे जो बता रहा है, रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, वो 900 के ऊपर बता रहा है। तो तमिलनाडु ने बेसिकली एक ऑब्जेक्शन रेज किया इस डेटा को लेकर। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो अभी आरबीआई ने एक बैंकिंग अमेंडमेंट लेके आई थी, अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस लेके आई अपने बैंकिंग रूल्स में, और अमेंडमेंट ये था कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो पहले उनको इंडिपेंडेंसी थी कि भैया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होंगे ना वो इंडिपेंडेंट होंगे, अपने हिसाब से रेगुलेट होंगे, लेकिन बाय दी बैंकिंग अमेंडमेंट अब ये जो बैंक्स हैं ये आरबीआई के कंट्रोल में आएंगे, आरबीआई इनको रेगुलेट करेगा, ये अमेंडमेंट था। अब बहुत सारे जो कंसर्न पार्टीज थी, मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो थी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहां चले गए, केरला हाईकोर्ट, और केरला हाईकोर्ट ने बेसिकली नोटिस इशू किया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू आरबीआई टू गिव क्लैरिफिकेशन ऑन द बैंकिंग अमेंडमेंट्स। भैया क्या बताइए बैंकिंग अमेंडमेंट्स की जरूरत क्या थी और इससे क्या फायदे होंगे, ये चीज केरला हाईकोर्ट ने पूछी है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अबाउट दी बैंकिंग अमेंडमेंट्स को लेकर। मूविंग फर्दर, सो वी डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज सिर्फ 2 ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द मेजरिंग प्रोग्रेस एंड इट्स अबाउट द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th की जो सर्वे रिपोर्ट आई उसको लेकर है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। एंड द सेकंड वन एंड द वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल दैट इज अबाउट द आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल को लेकर, जिसमें अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बिल प्रेजेंट करेंगे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और वो जो उन्होंने बिल प्रेजेंट किया था 2019 में अबाउट द मेकिंग ऑफ 3 कैपिटल्स इन द स्टेट, उसको उन्होंने रिपील किया, रिवोक किया, उसको लेकर है। तो हम थोड़ा फार्मर्स से रिलेटेड भी है तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। चलो, सो वी मूव टू द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर दैट इज अबाउट द मेजरिंग प्रोग्रेस। तो ऑथर ने बताया कि अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट निकल के आई, और इससे हमें यह पता लगता है कि नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो स्टैंडर्ड था हम उसको अचीव कर रहे हैं। फाइनली हम लोग उस
वे उस पाथ पे चले जा रहे हैं। ये ऑथर ने बताया। उन्होंने बोला कि देखो, अभी हम इस सर्वे की बात करें, इस रिपोर्ट की हम बात करें, तो इस रिपोर्ट का जो रिजल्ट है, इट्स अ मिक्स्ड एंड इंप्रूव्ड इन सर्टेन सेक्टर्स, है ना। सर्टेन सेक्टर्स में, कुछ सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और जो रिजल्ट है वो मिक्स्ड है, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब पॉजिटिव की हम बात करें तो उन्होंने बताया कि देखो, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में, सेक्स रेशियो में, पॉपुलेशन कंट्रोल में, रेडिकल इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है। और हम बात करें तो एक और अच्छी रिपोर्ट निकल के आई है कि जो ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ बर्थ है, अब वो इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स में होते हैं, और 12 से 23 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है। इस रिपोर्ट में निकल के आया, जो लास्ट रिपोर्ट से हम लास्ट सर्वे की रिपोर्ट से हम कंपेयर करें, तो इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह पता लगता है कि 12 से 23 साल के जो बच्चे हैं, मंथ के बच्चे हैं, उनको ज्यादा वैक्सीनेशन लगा है ना। और ये भी बताया गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो हम लोग अब 2.0 पे आ गए, पहले था 2.2, तो फर्टिलिटी रेट भी कम हुई है। ओके। अब तो फर्टिलिटी रेट कम हुई, इससे मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही, मतलब एक माँ दो बच्चों को पैदा कर रही है। ठीक है। पहले 2.2 था एवरेज, अब 2.2.0 हो गया, तो अच्छा है। अब एक चीज और बताइए कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री, इस रिपोर्ट में ये पता लगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री कि जेंडर रेशियो, वी कैन से दैट सेक्स रेशियो जो है वो विमेन का ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द मैन ओवरऑल। हाँ, कुछ स्टेट्स में कम निकला, तो उसी को लेकर ऑथर ने बताया कि देखो, इस बार का जो रिपोर्ट निकल के आया वो स्टेट वाइज भी निकल के आया कि तमिलनाडु ने कैसा परफॉर्म किया, यूपी ने कैसा परफॉर्म किया, हरियाणा ने कैसा परफॉर्म किया, जिससे जो स्टेट हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो एक तरीके से मोटिवेशन ले सकते हैं, लेसन ले सकते हैं उन स्टेट से, उन एरिया से जहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ये ड्रास्टिकली अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ओके। यही चीज ऑथर ने आगे डिस्कस करी, और इसमें कुछ ऐसा पढ़ने को है नहीं, यही चीज उन्होंने डिस्कस किया है। मूविंग फर्दर, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द इन आंध्रा द कैपिटल क्वेश्चन। इस एडिटोरियल में ऑथर ने बताया कि रिसेंटली अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो बिल पास करेगा टू रिपील द आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020, जिसके चलते वो लोग 3 कैपिटल बनाना चाह रहे थे इन दी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, अमरावती, आपका कुरनूल और विशाखापट्टनम। लेकिन क्वेश्चन रेज हुआ, ऐसा क्यों रिपील होने की बात करने लगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि अभी भी बहुत सारी पोजीशन को लेकर, लीगैलिटीज को लेकर, हाई कोर्ट में जिन लोगों ने पिटीशन फाइल करी है 3 कैपिटल्स को लेकर, उनके पास क्लैरिटी नहीं है। तो हम क्लैरिटी के साथ एक नया बिल प्रेजेंट करेंगे 3 कैपिटल्स को लेकर। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि हम लोग 3 कैपिटल्स को रिवोक नहीं कर रहे, हम लोग अभी उस बिल को वापस ले रहे हैं और नया बिल प्रेजेंट करेंगे जिसमें ज्यादा क्लैरिटी होगी 3 कैपिटल्स को लेकर। लेकिन ऑथर यहां से मूव ऑन करते हैं। ऑथर ने बोला कि जब हम 2014 की बात करते हैं, जब आंध्र प्रदेश बाइफरकेट हुआ था, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस समय चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, क्योंकि हैदराबाद तो कैपिटल नहीं रहा था, वो तो तेलंगाना का हो गया था, तो फिर उन्होंने बोला था, डिसीजन लिया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कि हम लोग अमरावती को कैपिटल बनाएंगे, और जिसके चलते 29 विलेजेस में 33,000 एकड़ ऑफ लैंड फार्मर से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ले ली थी, और बोला था, प्रॉमिस किया था कि हम अमरावती रीजन को वर्ल्ड क्लास मेगा कैपिटल बनाएंगे, जिसमें बहुत सारी 9 अदर सिटीज भी होंगी, जिसमें से नॉलेज सिटी, गवर्नमेंट सिटी, जस्टिस सिटी, और इस एरिया को डेवलप करेंगे जिससे फार्मर्स को बेनिफिट होगा। नाउ अभी हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि दिस इज नॉट पॉसिबल। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रीजन, इंक्लूसिव रीजन के डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे, और जिसके चलते हम लोग 3 कैपिटल्स को डेवलप करने वाले हैं, 3 कैपिटल्स का डेवलपमेंट करेंगे, जिससे तीनों रीजन्स में डेवलपमेंट बढ़ेगा। और उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने अपोजिशन, मतलब अभी उस समय की गवर्नमेंट जो थी 2014 की, उन्होंने उनको टारगेट किया और बोला कि जो प्रॉमिस किए गए थे बाय दी देन गवर्नमेंट, वो लॉफ्टी प्रॉमिस थे, वो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकते थे। सुपर कैपिटल बनाना कभी पॉसिबल था ही नहीं, इतना पैसा था ही नहीं, देयर इज अ कैश करंच इन दी ट्रेजरी ऑफ द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। लेकिन जब डील हुई
तो डील में गवर्नमेंट जो डील करी थी फार्मर्स के साथ, उन्होंने बोला था कि आप ऐसा करो, आप 33,000 एकड़ ऑफ लैंड अपनी दे दो, उसके साथ साथ हम आपको 1,000 स्क्वायर यार्ड का रेसिडेंशियल प्लॉट देंगे और 450 स्क्वायर यार्ड का कॉमर्शियल प्लॉट देंगे, है ना, जितनी जमीन दोगे। उसके साथ साथ उन्होंने प्रॉमिस किया था कि फॉर दी 10 years आपको 50,000 रुपीज एनुअली मिलता रहेगा और 5,000 रुपए हर एनुअली बढ़ता रहेगा, मतलब पहले साल 50,000, फिर 55,000, फिर 60,000, ऐसा बढ़ता रहेगा फॉर दी 10 years। कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है, रिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास कैसी भी जमीन हो, बस आपको 33,000 एकड़ रुपीज देनी है। और हाँ, ये एग्रीमेंट कर लिया है, इस एग्रीमेंट को लेकर आप कंपनसेशन को लेकर कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, आप और ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। ये हो गया था। तो फिर फाइनली ऑथर का यही कहना है कि जो प्रोमिस जो किए थे, 30,000 एकड़ जो एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने लैंड, तो उन फार्मर्स की जमीन तो चली गई, उनका जो कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल प्लॉट मिलना था वो इतना यूजफुल नहीं रहा। अगर मेगा कैपिटल बनती तो अमरावती, तो उनको प्रॉफिट भी होता, तो उनको फायदा भी होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन हुआ है? फार्मर्स सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, ये ऑथर का कहना है। तो फार्मर्स को लेकर गवर्नमेंट को बेटर लॉ लाना पड़ेगा, बेटर बिल लाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे हम जो इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स है उसको पैरामाउंसी दे सकें, उसको हम ज्यादा सुपीरियोरिटी दे सकें। मूविंग टुवर्ड द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो असम और मिजोरम में भी जो बॉर्डर क्लैश हुए थे इन द मंथ ऑफ जुलाई, उसको लेकर हुआ क्या, बॉर्डर फेंसिंग करा दी दोनों स्टेट्स ने, इंक्रीज करा दी, बॉर्डर फेंसिंग को इंक्रीज करा दिया दोनों स्टेट्स ने अपने अपने बॉर्डर पर। सो इंडियन नेवी में एक और नई सबमरीन जुड़ गई है, दैट इज INS वेला। ओके, इंडियन नेवल सबमरीन्स वेला अब जुड़ चुकी है और ये इंडिजिनस बिल्ड सबमरीन है और प्रोजेक्ट 75 के थ्रू इसको जोड़ा गया। मतलब प्रोजेक्ट 75 का मतलब है कि प्रोजेक्ट 75 का मतलब बाय द एंड ऑफ 2023 इंडियन नेवी के पास अराउंड 75 सबमरीन्स होनी चाहिए। मूविंग फर्दर, सो ये पेज पूरा जो है वो पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो पढ़ना बिल्कुल नहीं है ना, स्किप करो इसको। मूविंग टुवर्ड नेशनल न्यूज अगेन, सो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसी के बारे में दिया गया। तो यही बताया गया कि भाई इस बार पहली बार हुआ है कि विमेन ने आउट नंबर्ड कर दिया मेन को, मतलब स्टेट्स डिफाइन भी किया गया, जैसे यूपी है आपका, यूपी बता रहा है आपका, उत्तराखंड बता रहा है आपका, हिमाचल प्रदेश बता रहा है, राजस्थान बता रहा है आपका, आपका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मेजोरिटी ऑफ दी स्टेट्स में आउट नंबर्ड हो गए। एंड सिर्फ कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है एंड जम्मू एंड कश्मीर है, जहां पर जो सेक्स रेशियो है वो आपका कम है, 950 से कम है। मूविंग फर्दर, सो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलर्ट इशू कर दिया है क्योंकि एक नया कोविड-19 वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है और ये डिटेक्ट हुआ, फर्स्ट डिटेक्ट कहां पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, हाँ, वेरिएंट नाम याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भाई इस वेरिएंट का नाम क्या था, कभी याद करने की जरूरत नहीं है। सो मूविंग फर्दर, सो एक सीबीआई के ऑफिशियल, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के ऑफिशियल, वो अब इंटरपोल पैनल में इलेक्ट हो गए। उनका नाम है, स्पेशल डायरेक्टर थे वो, परवीन सिन्हा। तो परवीन सिन्हा हैज बीन डेलीगेटेड एज एशिया, डेलीगेट फॉर एशिया इन दी एग्जीक्यूटिव कमेटी, इंटरपोल के एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो इलेक्ट हो चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है और हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है बेसिकली, मनसुख मांडविया, उन्होंने यही बताया कि इंडिया जो है अदर कंट्रीज को और वैक्सीन देने को तैयार है, कोवैक्सीन देगा, कोविशील्ड देगा, देने को तैयार है ना। और देखा जाए तो जो इंडिया में वैक्सीन बनी है उनको 110 कंट्री ने रिकॉग्नाइज कर दिया एट प्रेजेंट, और आगे चल के और भी लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, जिससे टूरिज्म और बिजनेस में बूस्ट अप होगा और इकोनॉमिक रिकवरी बहुत जल्दी की जाएगी अगर हम लोग जेब्स को सप्लाई करते हैं तो। मूविंग फर्दर, सो यूके और फ्रांस को अगर कोई चीज डिवाइड करती है तो वो है इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल में बिकॉज ऑफ द इलीगल इमिग्रेंट्स, बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, तो ये लोग शिप के थ्रू इंग्लिश चैनल को पार करते हैं और लंदन पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे डेथ्स देखने को मिलती हैं यूके और बहुत सारी डेथ देखने को मिलती है इंग्लिश चैनल में, जिससे यूके और फ्रांस में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है ना। सो वही चीज बताई गई, क्योंकि फ्रांस जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री तो नहीं है, बट यूरोपियन मेन लैंड से कनेक्टेड है। तो एशिया से, आपके अफ्रीका से बहुत सारे लीगल इमिग्रेंट्स फ्रांस आते हैं, फिर वो लंदन जाने के लिए उनको इंग्लिश चैनल पार करना होता है, इंग्लिश चैनल में शिप डूब जाती है या खुद डूब जाते हैं, डेथ हो जाती है, जिसके चलते टेंशन अराइज हो जाता है यूएस और फ्रांस के बीच में, यूके और फ्रांस के बीच में।
इंग्लिश चैनल याद करना, ठीक है? इंग्लिश चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और गूगल पे सर्च करना कि फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने इंग्लिश चैनल पार किया, फर्स्ट इंडियन कौन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, ये सारे नोट डाउन कर लेना। मिस सीनियर्स के जीके में काम आएगा ये। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज़ में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज़। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।